हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। सुर्खियों में बने हुए लगातार वो जो हमले हैं वो अपनी ही सरकार पे यानी कि नीतीश कुमार के ऊपर करते हुए नजर आते हैं। और अब तो उन्होंने मेरे ख्याल से सीमा ही लांघ दी। उन्होंने कहा है कि आपने मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने भी आपको एक बार बना दिया और ऐसे में हिसाब बराबर हो गया है। तो अब आप देखिए कि क्या यहाँ से एक बड़ी बगावत की आपको जो है एक कह सकते हैं कि इसमें होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बगावत अगर जी को अपने खेमे में करने का, या फिर एक चीज इसमें यह भी देखने को मिल सकती है कि जीतन राम मांझी को अपनी तरफ करके यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें काफी आगे निकल जाए। महागठबंधन विधानसभा चुनावों के बाद यहाँ पर जो कुछ समीकरण बैठेंगे उससे एनडीए, अगर यहाँ पर पाला बदलने की स्थिति भविष्य में रहती भी है तो एनडीए की सरकार बनने या महागठबंधन की सरकार गिरने की स्थिति ना बने, ऐसे में मुख्यमंत्री पद ऑफर करके उन्हें अपने पास लिया जा सकता है। इसकी जहां एक तरफ कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि पाला बदलते हुए कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए सियासी गलियारों में हलचल लगातार तेज है कई दिग्गज नेताओं के बयानों के चलते। बात कर ली जाए बिहार की सियासत के बारे में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे 4 विधायक अगर आपको समर्थन नहीं देते तो कहीं ना कहीं सरकार गिर जाती और अब हम हिसाब बराबर करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय में जीतन राम मांझी के ये कड़े तेवर जो हैं वो क्या बगावत में बदलते हुए नजर आएंगे? क्या बिहार में नीतीश की सरकार गिरती हुई देखी जा सकती है? क्या वाकई में अब इंडिया ब्लॉक में शामिल होते हुए नजर आएंगे जीतन राम मांझी या फिर नहीं? ये तमाम सवाल उनके उन बयानों की वजह से इस वक्त उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार क्या कुछ कहना रहेगा। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने प्रदेश की सरकार को लेकर दावा किया है कि फ्लोर टेस्ट जो हुआ था 12 फरवरी को, अगर उस फ्लोर टेस्ट में हमारे 4 विधायक आपको वोट नहीं देते तो कहीं ना कहीं सरकार गिर ही जाती। एक वक्त आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब मैंने आपकी सरकार को गिरते हुए बचाया है तो हिसाब बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी का ये भाषण आपको सुना देते हैं कि जब वह एक कार्यक्रम में पहुंचे उस दौरान उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार को नसीहत दी और साथ ही साथ यहां पर वो बात कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश की सरकार को गिरते गिरते हमने बचाया है। सुनिए जरा। हम यही कह रहे थे कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव आ गई बात वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी ये बताइएगा, 122 मेंबर जब होंगे तो मेजॉरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी एक वोट से हट गए तो सरकार गिर गई थी, वही नतीजा होता। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121, मतलब 1 वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहाँ पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ लेंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए, तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। तो एक स्थिति आई। अब रही बात
आपने सुना कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी। अब आने वाले समय में क्या वाकई में मांझी के ये सुर है वो बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीते कल ही देखा गया था कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाने तक की बातें कही गई थी। और इसके अलावा खबरें तो ये तक निकलकर सामने आई कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मांझी को फोन किया था जब नीतीश कुमार की पलटी मारी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, और उस वक्त उन्हें मुख्यमंत्री पद देने की बात कही गई थी। राजद की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि डिप्टी सीएम बना देंगे संतोष सुमन को अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं। ऐसे में अब यहां पर क्या वो प्रस्ताव फिर से मिलेंगे? जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, हिसाब बराबर होने की बात कह रहे हैं, क्या अब यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले वह कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में जीतन राम मांझी एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है? क्या नीतीश की सरकार को अब जीतन राम मांझी गिराते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एक तरफ पलटूराम कहा जाता है नीतीश कुमार को, लेकिन 8 बार पाला बदला है खुद जीतन राम मांझी ने। कैसे देख रहे हैं आप इनके बयानों को? देखिए, बिल्कुल, और राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर पलटी मारने का सिलसिला अभी कोई नया नहीं है। हमेशा से देखा गया है कि जहाँ पर आपको फ़ायदा दिखाई देता है आप वहाँ पर चले जाते हो। कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, जब भी उसको लगता है कि उसको जो है ज़रूरत उसकी जो है कहीं और उसको लेके जाना चाहती है, कहीं और से उसकी जो कह सकते हैं ख्वाहिश पूरी हो सकती है, तो वहाँ पर वो जाता हुआ नज़र आता है। भले ही उसने इस पार्टी के अंदर 50 साल बिताए हों, 60 साल बिताए हों, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो दूसरे दलों की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। अब आप बात करें मांझी की, देखिए जीतन राम मांझी लगातार कह सकते हैं कि उनके बयान हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार वो जो हमले हैं वो अपनी सरकार पे यानी कि नीतीश कुमार के ऊपर करते हुए नज़र आते हैं। और अब तो उन्होंने मेरे ख्याल से सीमा ही लांघ दी। उन्होंने कहा है कि आपने मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने भी आपको एक बार बना दिया, और ऐसे में हिसाब बराबर हो गया है। तो अब आप देखिए कि क्या यहाँ से एक बड़ी बगावत की आपको जो है एक कह सकते हैं कि इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि बगावत अगर होती है बिहार के अंदर तो नीतीश सरकार के ऊपर सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जो मांझी कहते हैं कि 4 तो मेरे और 2-4 अगर इधर उधर हुए तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ये सीधे तौर पर आप इसको धमकी के तौर पर देखिए कि चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, अगर उन्होंने मांझी की बात को नहीं माना आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो हो सकता है कि वो एक बड़ी बगावत करते हुए नज़र आ जाए। आपने कल ही देखा कि बड़ा सा पोस्टर लगता है, इसमें कहा जाता है कि आने वाला बिहार का सीएम मांझी की संतान होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वो अपने जो तेवर हैं उससे रूबरू करा रहे हैं कि अगर आपने हमारी ख्वाहिश को, हमारे जो कह सकते हैं कि जो इच्छा है या जो मांग है उसको पूरा नहीं किया तो फिर हम एक बड़ा खेल यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि मांझी ने इससे पहले ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें फ़ोन आया था, इंडिया गठबंधन ने फ़ोन किया था और ये कहा था कि भाई हम आपको सीएम बना देंगे, आप हमारी तरफ आ जाइए। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरह के उनके जो तेवर हैं लोकसभा चुनाव से पहले तल्ख होते चले जा रहे हैं। और सिर्फ मांझी ही नहीं, चिराग पासवान भी लगातार तेजस्वी की बढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। माई बाप का जो कॉन्सेप्ट उनका आया उसकी वो तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि मांझी ने जो बात कही है उससे आने वाले दिनों में जो बिहार की राजनीति है वो बड़ी करवट लेते हुए नजर आएगी। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर विधायकों की बात हो रही है, वो अपने 4 विधायकों की बात कर रहे हैं, लेकिन बात उन विधायकों की कर ली जाए जिन विधायकों को लेकर यह कहा जा रहा था कि ललन सिंह जेडीयू के 10 विधायकों के समर्थन से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्या वो 10 विधायक अब जीतन राम मांझी के साथ दिखाई दे सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर वो तोड़फोड़ की राजनीति अब करते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है। कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह की अभी कह सकते हैं राजनीतिक दावपेच हैं जो बिल्कुल निकल के सामने आएंगे। और अभी लोकसभा इलेक्शन में 1.5 महीने का वक्त है और ऐसे में जो सियासी बिसात है वो बिछना शुरू हो गई है। कुछ लोग इधर आएंगे, कुछ उधर जाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये खासकर मांझी की तरफ से अगर देखा जाए तो लगातार ये महसूस हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो अब एक बड़ी बगावत यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह की मांग उन्होंने की थी वो पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हर बार उठाकर आप हमें SC ST का मंत्रालय सौंप देते हो, इसके अलावा भी हम मंत्रालय चला सकते हैं, इसके अलावा भी जो महकमे उनमें काम कर सकते हैं। तो साफ है कि मांझी खुश नहीं है। और ऐसे में अगर वो खुश नहीं है तो आने वाले दिनों में जो नीतीश गठबंधन है, बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ है उनके अंदर दरार आना लाजमी सी बात है। क्योंकि लोकसभा में अभी जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर ही बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर मांझी कितनी सीट मांगते हुए नजर आते हैं, इसके अलावा चिराग पासवान कितनी सीटें मांगते हुए नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी आज सुबह का बयान है काफ़ी नाराज़ नजर आते हैं। क्योंकि के पाठक जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तक बात नहीं मानने को राजी हैं, जो स्कूल का टाइमिंग की लगातार बात हो रही है। इसके अलावा जो नीतीश कुमार है ये कहते हैं कि जो के पाठक हैं बहुत जो है ईमानदार अफसर हैं। तो अपनी ही सरकार में कहीं ना कहीं विरोधाभास होता हुआ दिखाई पड़ता है। जो सहयोगी दल हैं वो अब नीतीश कुमार के फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में इस सरकार के अंदर एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी।
वाकई में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वो विधायक जिन्हें मंत्री पद नहीं मिले, कहीं ना कहीं वो विधायक जिन्हें यहाँ पर जो इच्छा रही थी वो इच्छा उनकी पूरी होती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि मांझी ने भी यहाँ पर 2 मंत्री पद की मांग की थी और कहीं ना कहीं उनकी मांग को पूरा भी किया गया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई में जीतन राम मांझी कांग्रेस की तरफ रुख कर लेंगे? अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा कि अगर जीतन राम मांझी वाकई में कांग्रेस की तरफ जाते हैं, वाकई में राजद का साथ उन्हें मिल जाता है, तो अब यहाँ पर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे और जिस तरह से बैनर और पोस्टर अब लगे हुए नजर आ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री मांझी की संतान होगा, यानी कि संतोष सुमन हो सकते हैं, क्या कांग्रेस यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उस वक्त अगर गठबंधन हो जाता है तब, तो क्या संतोष सुमन को आगे कर देगी उम्मीदवार के तौर पर या फिर नहीं? देखिए, 2 चीज़ें इसमें मुझे लगता है कि हो सकती है, या कहीं कि 2 चीज़ें आधार बन सकती है। पहले इसमें आधार नज़र आता है कि जीतन राम मांझी को, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को एनडीए से अलग करने के लिए क्या एक विकल्प निकाल सकती है, क्या एक पेशकश रख सकती है। निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री पद की ही पेशकश होगी कि महागठबंधन जीतन राम मांझी के सामने उनके बेटे संतोष सुमन को लेकर पेशकश रखे कि आप हमारे साथ आइए, आपको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तो निश्चित तौर पर मांझी जा सकते हैं और अपने बयानों से उन्होंने लगभग ये साफ भी कर दिया था। जब यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई थी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में, तो जिस तरीके से उन्होंने यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय विभाग मिलने पर आपत्ति जताते हुए कह डाला था कि एक ही विभाग हर बार क्यों दिया जाता है और विभाग क्यों नहीं दिए जाते। और जो बयान उनका आया था साफ तौर पर वो इशारा कर रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी तो जरूर दें। तो साफ था कि ज्यादा तो ज्यादा मंत्रालय हमें दीजिए या फिर मेरे पास विकल्प महागठबंधन के रूप में अभी भी जिंदा है। ऐसे में या तो ये चीज मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जाएगा महागठबंधन के द्वारा संतोष सुमन को, ये आधार बन सकता है मांझी को अपने खेमे में करने का, या फिर एक चीज इसमें यह भी देखने को मिल सकती है कि जीतन राम मांझी को अपनी तरफ करके यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें काफ़ी आगे निकल जाए महागठबंधन। विधानसभा चुनावों के बाद यहाँ पर जो कुछ समीकरण बैठेंगे उससे एनडीए, अगर यहाँ पर पाला बदलने की स्थिति भविष्य में रहती भी है तो एनडीए की सरकार बनने या महागठबंधन की सरकार गिरने की स्थिति ना बने, ऐसे में मुख्यमंत्री पद ऑफर करके उन्हें अपने पास लिया जा सकता है। इसकी यहाँ पर पूरी संभावना नजर आ रही है। वाकई में आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जीतन राम मांझी एक बड़ा दांव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि मुख्यमंत्री पद की बात अगर हो ही रही है तो तेजस्वी यादव को भला कैसे भूला जा सकता है। यादव कुनवा लालू प्रसाद यादव जो अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, एक वक्त घोटाले के चलते जिस तरीके से वह सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आए, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे कर दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह खड़े होते हैं, क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब यहां पर लाइन में देखा जाए तो मांझी के बेटे संतोष सुमन भी आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यहां पर लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या अगर ये गठबंधन में शामिल भी हो जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव मांझी के बेटे को आगे होने देंगे या नहीं? देखिए, अभी लगता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, और वर्तमान में यदि देखा जाए तो तेजस्वी यादव या ये कहें कि आरजेडी और बीजेपी के बीच सबसे बड़ी टक्कर है अपने सियासी वर्चस्व को बढ़ाने की। बिहार में 2020 में विधानसभा हुए थे, उस वक्त महज 4 सीटों पर मांझी की पार्टी को यहाँ पर जीत मिली थी। उसके आधार पर अब इन एनडीए गठबंधन में जब नीतीश कुमार ने अपना खेमा बदला है तो उसके बाद उनको मंत्री पद दे दिया गया है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि आने वाले वक्त में कोई दूसरा दल इस तरीके से पनप कर सामने आए कि उनके लिए मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल हो जाए। पिछले कुछ वक्त में हमने जब देखा था कि गठबंधन तय नहीं हुआ था नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस वक्त सम्राट चौधरी ये कहते नजर आए थे कि हम एक ही शर्त पर यहाँ पर नीतीश कुमार को शामिल कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं, जब भाजपा का मुख्यमंत्री हो। यानी कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जरूर ये चीज़ें चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, यदि नीतीश कुमार गठबंधन में रहे या चाहे कोई भी रहे। तो ऐसे में भाजपा इस टारगेट को लेकर के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है कि किसी भी तरीके से अपनी जो वर्तमान मौजूद स्थिति है इसको और मजबूत करके सीएम पद की दावेदारी ठोकी जा सके। और मांझी जो कि महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गए थे, अब लगता नहीं है कि 4 सीटों वाले जो मांझी की पार्टी है, हम पार्टी है, उसके आधार मानते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री तक का रास्ता तय करने देगी।
वाकई में फिलहाल देखा जाए, क्योंकि बीजेपी खेमे में अब जो आने वाले वक्त में जिस तरीके से जीतन राम मांझी बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं, इसके बाद से सवाल यहां पर यही उठते हैं कि आने वाले वक्त में क्या मांझी के बेटे मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि बीजेपी खेमे में देखा जाए तो अब आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी भी जिस तरीके से और भी ज्यादा उभर कर सामने आने वाले हैं, क्योंकि शकुनी चौधरी ने यह बात साफ कह दी है कि 18 साल की तपस्या का फल जो मिला है, उनके बेटे जो है वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आने वाले समय में वह मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ऐसे में अब यही देखा जा रहा है कि 2025 में क्या वाकई में नीतीश कुमार को आगे ना बढ़ते हुए देखकर बीजेपी आलाकमान सम्राट चौधरी को ही उतार देंगे, और ऐसे में जीतन राम मांझी अगर इस गठबंधन से बाहर नहीं होते हैं, एनडीए से बाहर नहीं होते हैं, तो आखिरकार उनकी नाराजगी को किस तरह से बीजेपी साधती हुई नजर आएगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।